हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास और कार्यक्रम का नाम है इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास। बात जब इनसाइट की होती है, अंतर्दृष्टि की बात होती है, तो हम नए ढंग से अपने आप को, अपने आसपास होने वाली घटनाओं को जानने समझने का अवसर साथ मिलकर, साथ बैठकर जुटाते हैं। और जब हम समाचारों की तरफ देखते हैं इन दिनों, तो कहीं हमारी दृष्टि एक उस वायुयान की तरफ जाती है जो न जाने कहाँ चला गया, और अनुसंधान करने वालों का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस विमान को अचानक किस तरह से रेडार से गायब करने की कार्रवाई की गई, उस पर जा रहा है। अगर हम भारत की तरफ देखते हैं तो बहुत सारी खबरों में एक ताज़ा खबर ये आती है कि 1962 में जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उसमें क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई रणनीति भारत की तरफ से तैयार नहीं की थी। खबरें जब बाहर आती हैं भारत में, खास करके चुनावी मौसम में, तो हर दल कहीं ना कहीं इसका भी आकलन करने लगता है कि इस खबर से किस राजनीतिक दल को फायदा हो सकता है। खबरों से बढ़ते हुए जब हम अपने दिल की तरफ जाते हैं तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या है भारत से दूर आने के बाद जो हमारे साथ बना रहता है, और ऐसे कौन कौन से बदलाव हैं जिनको समझे बिना हम अपने आप में रह नहीं पाते। बात जब प्रेम की होती है, बात जब भाषा की होती है, बात जब सांस्कृतिक गौरव की होती है, तो आपके लिए एक प्रश्न आता है। क्या आप जानते हैं एक लेखिका न्यूयॉर्क में ऐसी हैं जिनके उपन्यास को इतना अधिक सराहा गया है कि अब उसका पॉकेट संस्करण एक ऐसे प्रकाशन द्वारा जारी किया जा रहा है जिसका नाम निश्चित रूप से आप में से जो लोग हिंदी भाषा के पाठक रहे हैं उन्होंने अवश्य सुना होगा। हिंद पॉकेट बुक्स जारी कर रहा है अब अप्रैल के महीने में एक उपन्यास को, फिर से उसका नया संस्करण, जिस उपन्यास का नाम है हवन। आपके लिए सवाल यह है कि इस उपन्यास की लेखिका कौन है, और आपको मैं क्लू के रूप में यह भी बताता चलूं कि इसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है और संभवतः पाकिस्तान से उर्दू में भी ये उपन्यास प्रकाशित हुआ है। बहरहाल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषा को लेकर पुल बनाने वाली जो एक सांस्कृतिक दूत हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा पाठकों को हिंदी भाषा से जोड़ा है, और अभी भी वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर रही हैं। सौभाग्य से आज वो न केवल स्वयं हमारे साथ हैं, बल्कि अगर हम ये कहें कि हर सफल नारी के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है, तो उनका साथ देने वाले जीवन साथी भी हमारे साथ हैं। उन दोनों का स्वागत। सबसे पहले स्वागत सुषम बेदी जी का। नमस्कार। और डॉक्टर राहुल बेदी जी, आप स्वयं मैनेजमेंट के लेखक भी हैं और अध्यापन से भी आपका, अध्यापन के साथ भी आपका संबंध निश्चित रूप से है। मैं बातचीत की शुरुआत प्रेम से करना चाहता हूं, इसलिए मेरे हाथ में ये पुस्तक है जिसका नाम है शब्दों की खिड़कियां। इसकी पहली कविता से बात शुरू करता हूं। प्रेम के प्रति सुषम बेदी जी कहती हैं, मैंने कहा था प्रेम गीत कभी नहीं लिखूंगी, प्रेम भ्रम है, मुझे सच को पकड़ना है। प्रेम हवा है, मुझे धरती पर जीना है। प्रेम कल्पना है, मुझे मूर्त को छूना है। प्रेम आरती है, मुझे तो ललकारना है। और ललकारना शब्द और मैं रुक जाता हूं। ललकारना और प्रेम दो अलग अलग बातें, ये जो हमारे जीवन के अलग अलग आयाम हैं, उनको एक साथ जोड़कर देखने के साथ आपका सृजनात्मक जो प्रक्रिया है वो हमेशा जुड़ी रही है। बताएं, ये जो विसंगतियां हैं जीवन की, वो आपको कैसे प्रभावित करती हैं? मैं ये जो आपने प्रेम और ललकारने की बात कही, उसको बहुत हद तक आज के नारी आंदोलन से भी जोड़ती हूँ। और दरअसल ये एक औरत की ही आवाज़ है जो मेरे भीतर से निकलती है जब मैं कहती हूँ मुझे ललकारना है। क्योंकि अब तक जो भारतीय औरत है वो हमेशा प्रेम में देती रही, और उसने अपने लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, अपना कुछ भी उसने करना ना चाहा। तो
मैं चाहती हूँ कि आज हमारे लिए ऐसा प्रेम हो जिसमें उसका व्यक्तिगत विकास भी हो और उसके अपने विकास में उसको ललकारना भी पड़ता है, चाहे वो मतलब जो भी ताकतें हों, बाहर की ताकतें हों, घर की ताकतें हों, जिनसे भी उसको वास्ता पड़ता है। तो इसलिए और विरोधाभासों में तो जीवन चलता है। तो जिन चीज़ों के बारे में मैं लिखती हूँ, जैसे कि जब मैं यहाँ आकर और भारतीयों के बारे में लिखती हूँ तो उनके जीवन में तो कई तरह के विरोधाभास हैं, चाहे वो सांस्कृतिक विरोधाभास हैं, आप जिस भारत से आए हैं उसको कितना आप साथ रखना चाहते हैं और कितना उस भारत को छोड़ना चाहते हैं और नए देश को अपनाना चाहते हैं। तो ये सारे जो आपस में विरोधी चीज़ें हैं, जो विसंगतियां पैदा करती हैं हमारे अपने जीवन में, उनको साथ लेके ही चलना पड़ता है। तो जो कुछ विरोधाभास कह दीजिए या विसंगतियां हैं जीवन की, और ऑल दैट which is in apparently conflict with each other, when we try to look at that and creatively a kind of a harmonious bridge, call it, or a sense of understanding and appreciating it is shared with the reader. That is where Sushma ji comes, and there are 8 novels that has come हिंदी भाषा में, जिसमें से हवन विशेष रूप से चर्चा में रहा है। इसके अलावा इतर, लौटना और अन्य उपन्यास भी हैं, उनकी चर्चा हम धीरे धीरे करेंगे। पर राहुल जी की उपस्थिति का लाभ लेते हुए सब बातों से पहले बात यह है कि उपन्यास लेखन अपने आप में न केवल समय की मांग करता है, बल्कि एक कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन और सस्टेन्ड क्रिएटिविटी की डिमांड भी उसमें जुड़ी हुई है। इतना स्टैमिना क्रिएटिविटी का जो बनाएगा तो उसके साथ वालों पर उसका कुछ न कुछ असर हो सकता ही है। और विशेष करके राहुल जी, जब हम एक ट्रेडिशनल हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो इस तरह के व्यक्तित्व के साथ रहते हुए क्या कुछ विशेष अनुभव आपका रहा? मेरा ये कहना है कि शायद मैं सुषम को बेहतर समझ पाया और शायद मैं इसका ज़्यादा सहयोग दे पाया। इसका एक कारण ये भी था कि जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे पिताजी खुद जर्नलिस्ट थे और लिखते थे और पॉलिटिकल राइटिंग करते थे, बहुत इन्वॉल्व थे उसमें। तो उससे मैंने देखा कि जब वो सोचते हैं तो कितना एकदम उनसे मैं बात भी कर रहा हूँ एकदम खो जाएंगे। तो कई बार फिर 2-3 मिनट बाद फिर उनका ध्यान पकड़ना पड़ता था। तो जब हमारी शादी हुई तो मेरे पिताजी और सुषम जब मिले तो पहला मेरे पे जो प्रभाव पड़ा, पापा का कहना था कि तुम्हारी पत्नी बहुत क्रिएटिव है, इसका ख्याल करना शुरू में। तो तब से एक मेरे मन में एक ख्याल था। तो तब मैंने देखा कि हमारी शादी के बाद सुषम कई बार अपने ख्यालों में खो जाती थी और तब मुझे फीलिंग हुई कि ये इसको चाहिए, इसको स्पेस चाहिए लिखने के वक्त। कई बार ये सवेरे 5 बजे उठ जाती थी, तो और कई बार ये रात में लेट बैठी रहेगी या दिन में बैठी रहेगी। तो उसमें मुझे ये समझ आई कि अगर आप खुशकिस्मत हैं कि आपकी पत्नी लिखने में क्रिएटिव हैं या हो सकता है पॉलिटिक्स में हो, जिस भी फील्ड में हो, तब आपको सहयोग तो देना ही है क्योंकि आप दोनों एक ही इकाई में हैं। पर सहयोग देने का और भी ये ज़रूरी ये है कि आप उसको अपना स्पेस दें ताकि अपने आप को विकसित कर सके। तो उसमें हम आपसी हमारी भी अपनी इक्वेशन है वो बेहतर होती गई। तो राहुल जी ने बहुत ही मार्के की बात कही है, और अगर आप सुन रहे हैं सचमुच ध्यान से और आपकी पति या आपकी पत्नी क्रिएटिवली एक्टिव हैं किसी भी मीडियम में, एक राइटर हैं, सिंगर हैं, ड्रामेटिक्स में हैं या पॉलिटिक्स में, जैसा उन्होंने कहा। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि राहुल जी ने पॉलिटिक्स को भी एक तरह से आर्ट के समकक्ष रख दिया है, जबकि उसके ऊपर एक अलग प्रकार का धब्बा सा आमतौर पर रहता है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट we gather from creative beings like Sushma ji and Rahul ji. But Sushma ji, going back, anybody, whatever he or she is doing, तो कुछ न कुछ प्रेरणा होती है, कुछ एक अंदर की ज़रूरत होती है।
तो आपने कब रियलाइज़ किया कि राइटिंग इज़ समथिंग विच इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर यू? मैं एक्चुअली जब कॉलेज में स्कूल में पढ़ती थी, 9वीं क्लास में थी, तब मैंने एक उपन्यास लिखा था। एक्चुअली 10वीं क्लास थी, तो अपनी छुट्टी के घंटे में जाके मैं उसको ख़त्म करती थी। तो एक तरह से उन दिनों मैंने हिंदी के और अंग्रेज़ी के जितने भी साहित्यकार हैं, हम लोगों की किताबों में मैं पढ़ा करती थी, और मुझे लगता था कि मैं भी लिखना चाहती हूँ। और तो तब उपन्यास लिखा था, लेकिन वो उपन्यास अभी मेरे पास नहीं। वो एक तरह से मानसिक तैयारी ही होती है। उसके बाद मैंने कविताएं भी लिखी, कविताओं की भी एक कॉपी पूरी कर दी। उसके बाद मैं दिल्ली में कॉलेज में आई। जब कॉलेज में आई तो तब मैंने जो लिखा वो एक तरह से मुझे लगा कि वो मैच्योर्ड था। और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज प्रतियोगिताओं में जाते थे, और उन प्रतियोगिताओं में पुरस्कार वगैरह मिलता था। तो हमारी जो प्रोफेसर्स हैं वो हमको और भी प्रेरित करती थी, कहती थी कि तुम अच्छा लिखती हो और लिखती रहो। और लेकिन फिर लिखना छूट जाता है। मतलब कि मैंने एमए किया, एमए के बाद पढ़ाना शुरू किया, और इधर से मैं रेडियो और टेलीविज़न में बहुत सक्रिय थी, लगातार नाटकों में हिस्सा ले रही थी। काफ़ी सारे नाटक, और रोज़ उनकी रिहर्सलों के लिए जाना होता था। तो मेरा लिखना एक तरह से हुआ नहीं, फिर बहुत सालों तक नहीं हुआ। कभी कभार कोई कहानी लिख देती थी या कुछ कविता लिख देती थी, लेकिन सही जो मेरे लिए लेखन शुरू हुआ है जब मैं बाहर आई हूँ। और अमेरिका में आने से पहले हम लोग यूरोप गए थे, और यूरोप से मैंने मतलब वहाँ पे एक जर्नलिस्ट की तरह भी वहाँ से मैं लिखती रही थी, टाइम्स के लिए, नवभारत टाइम्स के लिए। और अज्ञेय जी का लेखन मुझे बहुत पसंद था, और अज्ञेय जी उन दिनों संपादक थे नवभारत टाइम्स के, और उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि तुम वहाँ से, ब्रसल्स में थे हम लोग, बेल्जियम में, तो वहाँ से हमारे लिए लिखो। तो मैं लिखा करती थी, और उसी में फिर मैंने कहानी लिखी, क्योंकि मेरे पास वक्त था। और मुझे लगता है बाहर आने से एक तो समय अपना होता है, और एक किसी तरह का भी सोशल इंटरफेरेंस नहीं होता तुम्हारे जीवन में। वैसे ही तुम काफ़ी अकेले होते हो, तो वैसा होने से मुझे अपने लिए वक्त भी मिलता था। बच्चे चाहे छोटे थे, लेकिन मिल जाता था वक्त, चाहे सुबह उठ के या रात देर तक बैठ के। तो मैंने एक कहानी लिखी, और अपनी वो कहानी 1978 की बात है। मैंने कहानी पत्रिका को भेजी, जिनके श्रीपत राय जो प्रेमचंद के बेटे हैं, बेटे थे, अब वो भी नहीं हैं, वो उसके संपादक थे। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि कहानी बहुत जानदार है, लिखते रहिए, लिखने से हाथ खुलता है। तो तब एक तरह से मेरा वो पुनर्जन्म था लेखन की दुनिया में, कि मुझे लगा कि अब मैंने फिर से लेखन शुरू किया है, अब मैं लिखती रहूँगी। तो उसके बाद मैंने कुछ कहानियाँ भी लिखी, और मेरे जैसे कि आप, एक सवाल था कि मेरे आसपास कोई पढ़वाने वाला नहीं था, कोई साहित्यिक जिससे मैं अपने लेखन की चर्चा कर सकूं। लेकिन चंडीगढ़ में मेरे मित्र हैं डॉक्टर मेहंदी रता, जो मेरे साथ, मैं जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, वो मेरे कलीग थे। तो उनको मैंने कहानियाँ दिखाई। और फिर जब मैं अमेरिका में आई हूँ, तो ये अमेरिकी अनुभव थे, अनुभव जो मुझे मिले, और मेरे आसपास जो कुछ घट रहा था, जब मुझे बहुत तीखा महसूस हुआ कि मुझे इनको कहना है, मुझे यहाँ, क्योंकि वो अनुभव ऐसे थे कि मतलब आपकी कल्पना के भी बाहर होते हैं। क्योंकि अमेरिका जब आप आते हैं तो कई तरह की आपने तारीफ़ें सुनी होती हैं
कि बहुत ही बढ़िया जीवन है, बहुत ही सुखद जीवन है, ठीक है। मुझे लगा कि सुविधाएं मिल जाती हैं यहाँ, सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन जो ज़रूरत बनी उपन्यास लिखने की वो कहीं ये भी थी कि हम बहुत कुछ से जुड़ते हैं, बहुत कुछ नया सीखते हैं, नया पाते हैं, लेकिन हमारे भीतर कुछ होता है जो हमेशा असंतुष्ट रहता है, हमेशा बाहर आना चाहता है, और कई स्तरों पर हमारे अंदर कुछ घटता रहता है। और उपन्यास का जो लेखन की ज़रूरत थी वो पहली बार मुझे अमेरिका आने के बाद तो ये हुई। मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क इस बात का क्रेडिट ले सकता है कि न्यूयॉर्क के वातावरण ने उनकी क्रिएटिविटी को और अधिक उर्वरा दी, और जिस तरह का दबाव सोचने समझने का भारत से दूर होने के बाद, जैसे आपने कहा, एकाकीपन और कई ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर एक तरह की बेचैनी सी रख देती हैं और हमें उसको सहेजना होता है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस कैन रिलेट टू दैट, and there are many things that we can relate to, especially when they are expressed in a creative way, which is interesting also. और उस तरफ हम सुषम जी और राहुल जी के साथ बढ़ेंगे, but now is the time to take a short break. वेलकम बैक, यू वॉचिंग इनसाइड टुनाइट विद अशोक व्यास, और आज हमारी अतिथि हैं सुषम बेदी जी, जिनके 8 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। और जैसा हम आपसे पहले चर्चा कर रहे थे, उनका एक उपन्यास हवन, जो अंग्रेजी भाषा और संभवतः उर्दू में भी प्रकाशित हो चुका है, उसका एक नया पॉकेट बुक संस्करण हिंद पॉकेट बुक्स द्वारा अप्रैल के महीने में जब आ रहा है, तो एक और पुस्तक कहानी संकलन यादगारी कहानियाँ सुषम जी की, वो भी हिंद पॉकेट बुक्स छाप रहा है। ये अपने आप में एक बड़े गौरव की बात किसी भी लेखक के लिए होती है कि उसकी रचना छपे, और छपने के अलावा अमेरिका, न्यूयॉर्क में पढ़ाने के प्रति सक्रिय रहते हुए निरंतर इस तरह लिखना अलग अलग विषयों पर कैसे संभव हो पाता है। सुषम जी से ही इसके बारे में कुछ संकेत हम प्राप्त करेंगे। सुषम जी, बहुत समय की सीमा को देखते हुए मैं इस प्रश्न की तरफ आना चाहता हूँ। आपने जो लिखा है अलग अलग उपन्यास, उनकी कथा वस्तु जो है वो ऐसे ऐसे संदर्भ हैं जो आम संवेदनशील कोमल मन उनसे दूर रहना चाहे, जैसे तो एक अतिरिक्त साहस की मांग करता है। यदि आप किसी के साथ बचपन में बलात्कार हुआ है उसके बारे में लिख रहे हैं, या कोई महात्मा रूपी छद्म कह दीजिए उसे, या उनके बहलावे में आकर अपना कुछ खो बैठते हैं, इसी तो ये जो क्रिएटिविटी के साथ एक करेज का एलिमेंट है एज अ राइटर, उसके लिए आप किसको श्रेय देंगी? मैं ये मानती हूँ कि जो लेखन है, लेखन तो जीवन को समझने के लिए, जीवन की समझ बढ़ाने के लिए है, लेकिन वो उस समझ के लिए क्या वो मूल तत्व है जिसे हमने समझना है कि जीवन को किस तरह बेहतर बनाया जाए, किस तरह उसमें वो सब चीज़ें हों जो एक जीवन को पूरा बनाती हैं, उसमें खुशबू भरती हैं। तो हमारे जीवन में कई तरह के मुद्दे होते हैं, कई तरह की समस्याएं आती हैं, और मैं जिस परंपरा में रही हूँ, मतलब भारतीय लेखन की परंपरा में, हिंदी लेखन की परंपरा में, और आप प्रेमचंद से लीजिए, हमेशा उन्होंने कुछ ना कुछ मुद्दा, सामाजिक मुद्दा उठाया है अपने लेखन में, क्योंकि उसकी तरफ ध्यान दिलाना, और हमारे समाज में कई तरह की समस्याएं हैं। उसके बाद जब नई कहानी रचना भी हुई तो सब लेखकों ने कोई ना कोई मुद्दे उठाए, और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था कि जो मुद्दा हमारे जीवन में तकलीफ़ बन के आता है, मैं किस तरह उसे उठाकर उसको पूरी तरह से उस एक्सप्लोर करूं। मैं आपको इंटरप्ट करते हुए विशेष रूप से थोड़ा समय अगर मैंने नाता थोड़ा को दें, हाँ। तो जो इसका कथानक है, जैसे किसी आपके पात्र के साथ बचपन में ऐसा हो जाता है जो किसी के साथ न होना चाहिए, तो इस तरह के
कहानी के स्वरूप को गढ़ने के लिए आपको अतिरिक्त रिसर्च भी करनी होती होगी, या वो प्रक्रिया थोड़ी सी आप बात। ये जो उपन्यास है वो कई साल मेरे दिमाग में चलता रहा था, 4-5 साल। उसके लिए मैंने कई किताबें भी पढ़ी, क्योंकि मैंने, आपको मालूम है, ये ऐसी समस्या है जो भारत में बार बार, अभी इस वक्त भी भारत की सबसे बड़ी समस्या बलात्कार हो गया। यहाँ तक कि लोग अपनी लड़कियों को भारत में भेजने से घबरा रहे हैं कि उनको डर लगता है। तो ये एक इतनी आम सी चीज़ थी और इसके बारे में लिखा नहीं गया है। इसके बारे में कृष्णा सोबती का एक उपन्यास था और सूरजमुखी अंधेरे के, और एक बस वही उपन्यास था, पर उसमें भी बात खुल के नहीं आती है। बलात्कार हुआ है ये पता लग जाता है, लेकिन सब कुछ बड़ी बारीकी से दिखाया है। खूबसूरत उपन्यास है वो, लेकिन मुझे लगा कि ये समस्या हमारे समाज में इतनी है, लेकिन औरतों में हिम्मत नहीं है इसके बारे में लिखने की, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें कई तरह की जो आदमी के जो सेक्सुअल एक्शन की भी बात है, मतलब कई तरह की ऐसी चीज़ें होंगी जो अप्रिय लगेंगी पढ़ने में, तो ज़्यादातर औरतें उस विषय को छूती नहीं हैं। और ये जो अनुभव है ये विशिष्ट औरतों के लिए है, महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं इसके बारे में लिखूं और वो जो ट्रॉमा है उससे गुज़रकर लड़की को क्या होता है, इन सारी चीज़ों के लिए मैंने खासी रिसर्च की। मेरी मतलब बातचीत भी हुई लोगों से इस बारे में। मेरे एक मनोविश्लेषक मित्र हैं डॉक्टर प्रकाश देसाई, उन्होंने मेरी मदद की इन किताबों को खोजने में कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए, कहाँ मुझे मिलेगा। तो पूरी अपनी मानसिक तैयारी के साथ मैं इस उपन्यास की रचना में घुसी थी। और फिर उसके बाद फिर भी मुझे काफ़ी अरसा लगा लिखने में, लेकिन 4 साल तक वो मेरे दिमाग में उसकी प्रक्रिया चलती रही। और फिर मैंने सुषम जी की इस बात को पकड़ते हुए जब हम एक पाठक की तरह किसी उपन्यास में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ की जो कथा वस्तु है, वहाँ जो पात्रों का अनुभव संसार है, वो हमें भी उद्वेलित करता है। एज अ रीडर यू फील रेस्टलेस, यू फील डिस्टर्ब्ड समवेयर। तो जो हम बाहरी रूप से एक रचना के साथ जुड़ते हुए ऐसा महसूस करते हैं, तो जो लिखने वाला है वो उस मनस्थिति के आसपास कितनी देर ठहरता होगा, उसका प्रभाव क्या उसके साथ रहने वालों पर भी पड़ सकता है। तो राहुल जी, समटाइम्स देयर इज अनदर एंगल टू इट। इफ देयर इज अ राइटर एंड स्पेशली इट्स अ वुमन हु इज राइटिंग, देन even if it is a fiction, people start connecting it with their own mindset. They see some sort of autobiographical element in her writings. So has there been any occasions on social gatherings where people commented on what she wrote as a fiction and that you found was kind of not acceptable? नहीं, बिल्कुल। शुरू में मुझे याद है जब हवन छपा था, हवन छपने के बाद बाहर की तो और बात है, परिवार के अंदर भी जब घर के अंदर पार्टी में जाते थे, मेरे घर मेहमान आते थे पार्टी का, फैमिली, या हम उनके घर जाते थे, तो हर स्त्री पुरुष वो कहते थे कि देख तू मेरा इसमें कुछ मुझे अपनी झलक लगती है। और हम ये तूने कैसे कर दिया, मैं तो ऐसे नहीं सोचती थी, या मैं तो ऐसे सोच सकता था, क्योंकि हर को अपना कुछ उसमें झलक लगती थी। तो सुषम को मुझे जवाब याद है कि इसका मतलब नॉवल ने सच्चाई को रिफ्लेक्ट किया है कि। और उसके बाद क्या हुआ कि बाहर भी जब मैं मिलता था, तब जो फैमिली नहीं थी वो ये नहीं कहते मुझे अपनी झलक नहीं आती, पर वो कहते हमें लगता है कि हमारी फैमिली की कहानी लिख दी आपने। तो बिल्कुल ये काफ़ी देर तक चलता रहा। तब फिर कई बार मेरे को भी बीच में डिफेंस में आना पड़ता था, क्योंकि कई लोग इसको अटैक करते थे इस बात पे कि ये तो हमारी कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये उसकी कहानी है। तो मैं कहता देखो, अगर ये तुम्हारी कहानी, इसको अगर इसकी कल्पना है, क्योंकि मैंने कहानी तो कई चीज़ें मेरे साथ घटित होती हैं, मुझे लिखने को बताने में ही सोच नहीं पाता कैसे बताऊँ। लिखने के लिए तो ऐसा चाहिए जो आपका ध्यान पकड़े और समझ में जाए। तो ये तो बहुत अच्छा आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं।
तो पर होता था, चलता रहता, अभी भी चल जाता है। तो इतनी अच्छी लेखिका सुषम जी हैं, इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि उनके लिखे हुए पात्रों के बीच में लोग अपनी झलक देख पाते हैं। तो इस तरह की सृजनशीलता को संजोने वाली सुषम जी को अगर भारत से एक संगीतमय उपहार लाकर दिया जाए तो मुझे लगता है द बेस्ट वे वुड बी टू शेयर दिस सॉन्ग which is of course by Lata ji, and we'll be right back. जोगन बन जाऊंगी सैया तोरे कारण, ये गाना सुषम जी को बहुत पसंद है, इसलिए हमने विशेष रूप से आपके लिए इस गाने को उपहार के रूप में आज रखा है। और जो आपने उपहार अपने पाठकों को इन सब उपन्यास के रूप में दिए हैं, उनमें से एक की चर्चा हमने जैसे मैंने नाता तोड़ा की, फिर लौटना है, इतर है, नवा भौम की रस कथा है। तो इस जोगन से लेके हम सीधा नवा भौम की रस कथा की तरफ बढ़ें तो वो जो उपन्यास की पृष्ठभूमि है उसकी अपनी एक अलग सी जगह है, उसकी अपनी एक स्पेस है जो कि बाकी के उपन्यासों से भिन्न है। उसके बारे में कुछ बताएं। मुझे ये शिकागो से एक बार वहाँ पे एक थीम थी, वहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ फेस्टिवल होता है, तो उन लोगों ने मुझे बुलाया था। एक भारतीय जीवन में प्रेम, ये लव की थीम थी उनकी, तो इस पर उन्होंने मुझे लेख लिखने को कहा और मैंने रिसर्च की और खोजने की कोशिश की कि भारतीय जीवन में प्रेम कहाँ है। तो मुझे जो हमारे एपिक्स जो है ना, हमारे जो महाकाव्य हैं पुराने संस्कृत के, वो याद आए। अच्छा, आप कर लीजिए। मैं एक हमारे कौन से दर्शक आपसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो ITV लाइव, और मुझे लगता है उनकी प्रतीक्षा का समय कम रहा, क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, तो लगातार मैं इस विषय पर मैंने काफ़ी रिसर्च की थी तब उन दिनों, और प्रेम, मैंने कहा कि प्रेम कहाँ है। तो एक तो शकुंतला की कहानी संस्कृत में जो हमारी है, लेकिन जो प्रेम एक वही था जहाँ रोमांस दिखा था और गंधर्व विवाह होता है जी। लेकिन जब आप बात करते हैं महाभारत की और रामायण की, तो प्रेम का रूप बड़ा अलग है। जबकि तुलसीदास ने दिखाया है कि सीता ने राम को पहले देख लिया और उनके मन में ये इच्छा हुई, लेकिन एक तरह से वहाँ ये जो सारे के सारे संबंध हैं पहले से बने हुए हैं। और जो प्रेम फिर हमारे यहाँ या लोक कथाओं में था, और प्रेम हमारे यहाँ जैसे सूफ़ी मध्यकाल में सूफ़ी आए, उन्होंने भी यहाँ की प्रेम कथाएं ली, और पंजाब की ये हमारी हीर रांझा। और तो मैं उन प्रेम कथाओं को देख रही थी, पढ़ रही थी, और तब मेरे दिमाग में आया कि मैं एक ऐसी प्रेम कथा लिखना चाहती हूँ जिसका जो लोकेल है वो अमेरिका हो और वो भारतीय हो,
क्योंकि हमारा जो प्रेम है वो बदल गया है। यहाँ की जो ज़रूरतें हैं, जो आधुनिक जीवन की ज़रूरतें हैं, जो अमेरिकी जीवन की ज़रूरतें हैं, उनमें प्रेम होता भी है, लेकिन उस प्रेम का स्वरूप इस तरह बदल गया है कि हमारी जो अपनी ज़रूरतें हैं, जो व्यवहारिक जीवन की ज़रूरतें हैं, हम कहीं उनके प्रति बहुत सजग हैं, और जिस प्रेम में अपने पूरे जीवन को झोंक देना होता है, बलिदान कर देना होता है, वैसा प्रेम मुझे नहीं दिखा। और लेकिन फिर भी उसकी झलक है। तो लेकिन वो किस तरह से चलता है। और उससे पहले मैंने एक उपन्यास भी पढ़ा था, लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, गैब्रियल मार्केस का। तो उसने भी मैंने एक अलग तरह का प्रेम देखा। तो कहीं ये प्रेम क्या है और क्या उसकी सच्चाई है, मुझे लगा कि अपने जो पुराना साहित्य है और जो बाहर का साहित्य है, कहीं उसके माध्यम से मैंने उसे खोजने की कोशिश की। तो नवाभूम की, तभी उसका नाम है नवाभूम की प्रेम कथा। नवाभूम से मतलब अमेरिका से है, और मैं लगातार उसे भारत की भूमि से भी उसकी तुलना करती रहती हूँ, और उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनमें किस तरह से बदलाव है हमारे पारंपरिक नायकों से। तो उन सब का एक तरह से उनकी चुटकी लेते हुए, उनका मज़ा लेते हुए ये नावल लिखा गया था। तो इस नावल के बारे में मैं ये बात और कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि एक साथ कई स्तरों पर कथा जब चलती है तो लेखक बहुत सूक्ष्म स्तर पर, जो सटल लेवल पर होने वाली अनुभूतियाँ हैं, उनके प्रति भी सजग रहे, और एक व्यापक स्तर पर किस तरह से घटनाक्रम पात्रों के जीवन को ऊपर नीचे कर रहा है वो भी हमें दिखाता रहे। एक बहुत ही रसमय संसार की रचना नवाभूम की रस कथा जो उपन्यास सुषमा जी का उसमें रही है। अगला ब्रेक लेने से पहले मैं राहुल जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने इनके सभी उपन्यास पढ़े होंगे, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, तो उसमें से कोई एक होगा जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, ऐसा कोई? क्योंकि हर नावल, हर उपन्यास एक मुद्दा डिफरेंट है, कैरेक्टर्स डिफरेंट है, उनका इंटरेक्शन डिफरेंट है, तो इनमें चुनना मेरे लिए मुश्किल होगा जो मैं कहूँ सबसे बढ़िया मुझे लगा। तो क्योंकि कथा अमर बेल की जो है उसमें बहुत वाइड एक्सपांस है, उसमें इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, उसमें तो उसका जो एक्सपांस है वो बड़ा नावल है, पर मुझे उसमें कुछ जैसे वॉर एंड पीस में टॉल्स्टॉय का आता है, ऐसे एक्सपांस दिखाई दिया, और कवर है, अंदर इमोशन है, सब कुछ आता है। तो एक वो मेरे पे, क्योंकि हम दोनों इकट्ठे सफ़र कर रहे थे, हम स्पेन में थे जब मैं वो पढ़ रहा था, तो बड़ा मज़ा आता है कि मैं नावल पढ़ने में ज़्यादा लग जाता था कि बाहर घूमने की बजाय। तो आपस में हम चलते थे कि चलो बाहर चलने, है ना। तो हवन मुझे बड़ा है ही, सबको मतलब बिल्कुल छूता जाता है। तो राहुल जी, हम ऐसा करते हैं कि इस ब्रेक के बाद में थोड़ा गाथा अमर बेल की पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। और ये बहुत ही रोचक स्थिति है कि पाठक के रूप में पति सामने हो और सृजनशील रचना करते हुए जो अनुभव यात्रा है उसको सबसे पहले जिनके साथ बांटा है उनके साथ बैठकर वो कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने लेखन संबंध में हमारे साथ बांट रही हैं। सुषमा बेदी जी से ये बातचीत जारी रहेगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू इनसाइड टुनाइट विद अशोक व्यास। आज हमारे साथ हैं सुषमा बेदी जी और डॉक्टर राहुल बेदी जी। दोनों अध्यापन से जुड़े होने के साथ साथ दोनों ही लेखक हैं। राहुल जी मैनेजमेंट के बारे में लिखते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके लेखन के बारे में बातचीत फिर कभी। आज हम विशेष रूप से केंद्रित हैं सुषमा बेदी जी के उपन्यासों पर, और प्रसन्नता के साथ फिर एक बार ये दोहराते हुए कि उनका उपन्यास हवन हिंद पॉकेट बुक्स द्वारा उसका नया संस्करण प्रकाशित होने वाला है, और उसके साथ साथ यादगारी कहानियाँ, उनका कहानी संकलन भी आ रहा है। और ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे नवाभूम की रसकथा की, उसको लेते हुए हमने कुछ प्रेम के बारे में चर्चा सुषमा जी से सुनी थी, और राहुल जी ने बताया उनके पसंदीदा उपन्यासों में से एक है गाथा अमर बेल की। तो गाथा अमर बेल की पर हम चर्चा करें उससे पहले हमारे एक दर्शक जो सुषमा जी से जुड़ना चाहते हैं। हेलो ITV लाइव। हाँ जी जी, पहले मेरे को नमस्कार उनको दोनों को कह दीजिए। जी जी बिल्कुल नमस्कार। नमस्कार के साथ ये है कि जो प्रेम की भाषा है ना,
ये बहुत कठिन है। जैसे कोई भगवान के बारे में कहे, उसको वो बड़ा मुश्किल है भगवान के बारे में समझना। अब क्या है कि हर चीज हमारे देश में बहुत संस्कृतियां बहुत है। जितने संस्कृति के हिसाब किताब से अगर देखे ना, हर धर्म के अंदर अपने अपनी प्रेम का अलग सिद्धांत है। हमारी संस्कृति में क्या है कि त्याग का प्रेम है। त्याग, हम जो है कुर्बानी करते हैं। हमारे एक उनके धर्म में उनके फोर्स है, एक के अंदर स्वार्थ है। तो जगन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु किए हैं। मैं समझता हूँ इस पर सुषम जी कुछ चर्चा करेंगे, और उसके साथ मुझे लगता है जो दूसरे उपन्यास की हम बात कर रहे थे, गाथा अमरवेल की, वो भी त्याग के स्वरूप के बारे में कहीं ना कहीं उसमें कुछ मुझे लगता है एक एंगल मिल जाएगा। तो आपने कॉल किया, आपका धन्यवाद है, और हमारे साथ बने रहें जी। तो सुषम जी, जैसा कि वो बता रहे थे, मैं उस बात को अपनी तरफ से और जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जो एक लेखक है वो कोई प्यार की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेकर रचना नहीं बनाता है मेरे ख्याल से। नहीं। और प्रेम की कोई एक परिभाषा हो भी नहीं सकती, क्योंकि प्रेम जिस तरह से इतना विस्तृत है और जिस तरह हम सबके जीवन में फैला हुआ है और सबके जीवन में वो अपने नए नए रूप लेकर आता है, तो उसको बांधा तो जा ही नहीं सकता। जहाँ तक गाथा अमरवेल की बात है, तो उसमें मैंने जो मेरा प्रोटैगनिस्ट है, एक्चुअली एक पुरुष है, जो ऐसा पुरुष, और उसका जो सबसे ज़्यादा मजबूत चरित्र है, मुझे लगता है वो पुरुष का चरित्र है उस उपन्यास में, क्योंकि उसमें जो औरत है उसको मैंने दिखाया किस तरह से वो उसके लिए सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है, और वो एक अमरबेल की तरह हैं, जहाँ वो अपने सर्वाइवल के लिए पुरुष को भी सोखती है। लेकिन मेरा जो पुरुष है इसमें पात्र, वो ऐसा है जो कि नए ज़माने का है। मतलब नया ज़माना, आप उन दिनों की बात कर रही हूँ जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, और ये साम्यवादी विचारों का व्यक्ति है, और उस पर मार्क्स और फ्रॉइड दोनों का असर है। तो एक तरह से वो नई सोच का व्यक्ति है, जो कि चाहता है कि मैं अपनी पत्नी को भी उसी तरह की आज़ादी दूं जिस तरह की आज़ादी पुरुष को मिलती है। तो वो नई सोच में उसी तरह की आज़ादी भी देना चाहता है, और वो खुद जिस दौर से निकलता है वो सारा एक तरह से ये संक्रमण काल है हमारा, जो राष्ट्रीय आंदोलन और उसके बाद हमारी आज़ादी का काल है। तो उस दौर से गुजरता हुआ वो भी एक प्रेम का रूप है, वो भी एक प्रेम है जो कि जिसमें शायद वो दूसरी औरतों के साथ भी फ्लर्ट करता है, और क्योंकि उसमें भी, क्योंकि वो फ्रॉइड और मार्क्स से प्रभावित व्यक्ति है, और बिल्कुल नई सोच में उसे ये बात सही लगती है, लेकिन वो पूरी तरह से अपनी पत्नी के प्रति भी समर्पित है, क्योंकि जिस तरह से वो उसका हर तरह से विकास चाहता है, भला चाहता है, उसे अपने पैरों पे खड़ा करना चाहता है। ये सारी चीज़ें मुझे उसमें बहुत ही उदार लगी, और ये उदारता मेरे लिए, पुरुष की जो उदारता है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और बिना पुरुष की उदारता के मुझे लगता है औरत का विकास भी हमेशा उसमें अड़ंगे लगे रहेंगे। जब तक परिवार का पुरुष साथ नहीं देता, तब तक तनावों में ज़िंदगी गुजरती है, और औरत और आदमी का एक साथ विकास तब नहीं हो सकता। तो जब विकास की बात आती है तो समवेयर व्हेन यू रीड इट इज़ एनरिचिंग, क्योंकि जो अनुभव पात्रों के हैं उनके बारे में भी आप जान लेते हैं, मगर उन पात्रों को जन्म देने वाले रचनाकार के साथ जब आप बढ़ रहे हैं तो क्या एक एडिशनल डेवलपमेंट होता है। तो राहुल जी, इस बारे में आपका क्या अनुभव रहा है उनके रचनाओं ने जहां पाठकों को समृद्ध किया है, तो पारिवारिक स्तर पर एक एडिशनल कुछ समृद्धि कह दीजिए, विकास किसी रूप में? नहीं, वो तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी अच्छा उपन्यास या लिटरेरी वर्क आप पढ़ेंगे, उसके साथ कहीं ना कहीं आप आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं।
कुछ चीज़ों से आप विपरीत होते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं, कुछ में अपनी समझ आती है, कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। तो नावल को जब या कोई कहानी को बंदा पढ़ता हूँ, एटलीस्ट जब मैं पढ़ता हूँ, तो मैं हमेशा कुछ उसमें देखता हूँ क्या मुझे छूता है, और कई बार मुझे ख्याल आते हैं कि ये चीज़ें शायद मैं अपने आप को बेहतर कर सकूँ और नहीं बेहतर कर सकूँ। जो विपरीत है तो उसको मैं अपोज भी करता हूँ, पर वो मेरी विचारधारा में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो चलती रहेगी। पर मैं तो अपने कई फैमिली में लोगों को कहता हूँ कि कई लोग डॉक्टर हैं, कई लोग, और मेरे एक बार काफ़ी इस बात में बहस भी हुई, क्योंकि एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, हमारी फैमिली मेंबर हैं, लड़की है, वो कहने लगी कि लिटरेचर करने का क्या फ़ायदा है, मैं पढ़ती हूँ, मेडिकल मैंने किया है तो मैं लोगों की ज़िंदगी बचाती हूँ, लिखना विखना ये तो बकवास है, मतलब क्या है। हाँ। तब मैंने उसे कहा, मैंने कहा देखो, जो मेडिकल साइंस है या जो भी साइंस है वो तुम्हें एक तरह का अंदाज़ देती हैं, पर जीवन को जीना कैसे है, जीवन को जीना कैसे है, रिश्ते कैसे बनाने हैं, रिश्ते निभाने कैसे हैं, वो बिना लिटरेचर के नहीं हो पाएगा। उसकी समझ ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमें समझ आती है कि मैं क्या हूँ, मेरा उसके साथ रिश्ता क्या है, इसमें क्या कमज़ोरियाँ हैं, और ये नॉर्मल ह्यूमन कैरेक्टर है। अगर जब आप नज़र करते हो, सोचो नॉर्मल ह्यूमन कैरेक्टर में ऐसा होता है, वो समझ तभी आती है जब आप अपने स्पेशलिटी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के बाहर कुछ पढ़ते हैं। तो वो तो ये मेरे साथ भी उतने अप्लाई करता है जितना किसी और रीडर के साथ करेगा। तो बहुत ही अच्छा एक बिंदु राहुल जी ने जो हमारे सामने उजागर किया। मेनी टाइम्स वी जस्ट गो बाय द यूटिलिटेरियन एटीट्यूड, व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट टर्म्स, और उसमें जो कुछ सटल लेवल पर हमारे जीवन को एक टोटल पर्सपेक्टिव देने वाला है, जैसे कि जो भी आर्ट फॉर्म्स हैं। संस्कृत की एक सूक्ति का अर्थ कुछ इस प्रकार से निकलता है कि जो कला से विहीन मनुष्य है वो मूर्ख है। यानी जो आर्ट फॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को जीवन बना रही हैं, और इन चीज़ों की तरफ से हमारा ध्यान हट जाए और हम जो सबसे अधिक जीवन को सुंदर बनाने वाली बात है उसको भूल जाएं, तो कहीं ना कहीं हम घाटे के सौदे में रहेंगे। सो आई डोंट वांट टू फॉरगेट दैट देयर इज अनदर गिफ्ट ऑफ सॉन्ग दैट वी हैव फॉर सुषम जी, और मोहे भूल गए सांवरिया। सो लेट्स वॉच। मोहे भूल गए सांवरिया, इसकी झलक हमने सुषम जी तक जब पहुंचाई तो मुझे ये बात भी याद आई कि हिंदी भाषा का भूमंडलीकरण भी उनकी एक नई किताब है जिसमें निबंध है, और जैसे कि इसका टाइटल ही बताता है कि पूरे विश्व में हिंदी भाषा के संबंध में कुछ चर्चा सुषम जी ने इसमें शायद की है। बट समवेयर वी फील, एंड एज आई एम स्पीकिंग कॉन्शियसली इन इंग्लिश, इवन व्हेन यू लुक एट इंडिया, you don't find many people sharing their thoughts in pure Hindi. Whether they are connecting with their viewers through television, they'll be mixed Hindi. तो हिंदी की तरफ जिस तरह से सरकारी तौर पर ध्यान दिया जाता रहा, पर वो रची बसी है नहीं, उसकी गति ऐसा लगता है। आप इस बारे में क्या कहेंगी? इसको लेकर के बड़ा मैं एक लेखिका होने के बावजूद चूँकि एक अध्यापिका रही और हिंदी ही इतने सालों से यहाँ पढ़ाती रही हूँ, और मैंने हमेशा ये सुना कि भाई अब तो हिंदी विदेशों में पढ़ाई जाती है, और ये सही बात है कि सभी देशों में, चाहे यूरोप के देश हों, अफ्रीका के देश हों, सब जगह यूनिवर्सिटियों में एक आध कोर्स हिंदी का होता है और हिंदी भाषा की तरह पढ़ाई जाती है। तो उसी आधार पर वे लोग इसे विश्व भाषा मानते हैं। मुझे ये बात
इसी सीमा तक ठीक लगती है। लेकिन आपकी बात सही है कि हिंदी का इस्तेमाल भारत में ही नहीं ठीक से होता तो वो किस तरह की विश्व भाषा बन सकती है, इसी मिथ की मैं बात करती हूँ। लेकिन एक और तरह से मैं भाषा का विकास देखती हूँ। जैसे कि हिंदी का इस्तेमाल आज हिंदी के सबसे ज़्यादा आपको अखबार नज़र आएंगे, उनकी बिक्री अंग्रेज़ी की इतनी नहीं होती जितनी, और जितने भी टीवी के चैनल शुरू हो रहे हैं सब हिंदी के चैनल शुरू हो रहे हैं, अंग्रेज़ी के नहीं हो रहे। तकलीफ़ हमें इस बात की है कि हिंदी में अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके बारे में भी दो मत हैं। एक तरफ तो लोग कहते हैं, और मैं भी ये मानती हूँ, कि भाषा का विकास जो है वो तभी होगा अगर उसमें दूसरी भाषाओं के शब्द भी आते रहेंगे जो कि लोगों की ज़बान पर हैं। और इसलिए मैं उर्दू के जो शब्द, सो कॉल्ड उर्दू के शब्द जो हैं, फ़ारसी के और अरबिक के शब्द, वो जब से मतलब मुग़लों का शासन है ख़ास तौर से, तब से वे सारे शब्द, उससे पहले अमीर खुसरो के ज़माने से वो सारे शब्द हमारी हिंदी में रच बस गए हैं। तो अब ये है कि हिंदी का जो व्याकरण है उसको तो कोई बदल नहीं सकता, वो संस्कृत से आया है तो वो हिंदी का ही रहेगा। अब मुझे ये लगता है कि अगर हम अंग्रेज़ी की पूरी फ्रेजेस ना लें और सिर्फ उन शब्दों का इस्तेमाल करें जो कि हम हिंदी में नहीं पाते हैं। अब जैसे हम पाठशाला नहीं कहना चाहते, स्कूल कहना चाहते हैं, तो वो सब हमें स्वीकारना होगा। तो लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, ये विषय भी मुझे पता है लंबा है, पर समय की सीमा को देखते हुए मैं चाहता हूँ राहुल जी से जल्दी इस बारे में मैं उनके विचार जान लूं कि आपने न केवल लिखा है बल्कि अन्य माध्यमों से भी आपने अपने आप को व्यक्त किया, जिसमें अभिनय भी एक है, और आपने कुछ इंडियन अमेरिकन फिल्मों में भी काम किया। तो राहुल जी, इनकी जो फिल्में आपने देखी हैं, एंड आई नो आपकी जो डॉटर हैं पूर्वा बेदी, वो भी फिल्मों के द्वारा काफ़ी नाम उनका रहा है, तो किस फिल्म में आपको इनका रोल अच्छा लगा विशेष रूप से? मैं ये कहूँगा कि जब भी मैं इनके बारे में सोचता हूँ क्रिएटिविटी, तो मेरे दिमाग में इनका लेखन आता है। मैं फिल्म इनकी जाता हूँ, देखता हूँ, मज़े में मज़ा करता हूँ, पर मुझे आइडेंटिफाई जो करता हूँ सुषम के साथ, वो मैं लेखन ही करता हूँ। तो मैं ऐसा थोड़ा नारद जी का जिस तरह से नाम याद लिया जाता है, तो सुषम जी वो कह ये रहे हैं कि एज एक्ट्रेस वो आपको एक्चुअली काउंट करते नहीं है। तो आप खुद क्या सोचती हैं, एक्टिंग हैज इट हेल्प यू? बात ये है कि मैंने एक्टिंग को हमेशा सेकेंडरी रखा, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो तभी से मुझे एक्टिंग का शौक़ था, और मैं कहा आपको कि दूरदर्शन में और नाटक वगैरह बहुत करती थी। लेकिन हमेशा मुझे एक फ़िल्म की ऑफ़र आई थी जब मैं 10वीं क्लास में थी, और मेरे पिताजी ने मुझे जाने नहीं दिया। तो एक वो थी, राज कपूर की फ़िल्म थी। तो मुझसे मैंने ये कहा, ओके, अगर मेरी हाई स्कूल में 3rd डिवीज़न आएगी तो फिर मैं एक्ट्रेस बनने जा रही हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तब भी फर्स्ट क्लास आई, उसके बाद BA MA हमेशा फर्स्ट क्लास आती रही। इसका मतलब ये है कि मैं लगातार एकेडमिक्स में घुसती चली गई, और जो एक्टिंग थी वो एक तरह से परे रही। लेकिन अब मैं एक तरह से अपनी बेटी के माध्यम से ही सुख ले लेती हूँ, और ज़्यादातर अब जो पहले हीरोइन के रोल मिला करते थे, पर अब तो सिर्फ माँ के रोल मिलते हैं, और वो छोटे छोटे से रोल होते हैं। तो इसलिए उसमें कोई इतना बड़ा एक्टर होना महसूस नहीं कर पाती, जो कि मैं अगर पहले से अपने आप को इस दिशा में तो राहुल को भी राहुल जी ने जो कहा है उससे आप भी सहमत हैं, और आप दोनों की सहमति को लेते हुए मैं आपके लिए पेश करना चाहता हूँ दिस फाइनल गिफ्ट ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग।
जोगिया से प्रीत किए दुख होए, मगर कहाँ ऐसी प्रीत है जो दुख नहीं सुख को बढ़ाने वाली है। उसका परिचय देने वाले हैं बहुत सारे उपन्यास, कविताएं और कहानियां, जिनमें से कई हम तक आए हैं सुषम बेदी जी के द्वारा। हमारा सौभाग्य कि डॉक्टर सुषम बेदी, जिन्होंने अध्यापन के द्वारा हिंदी से विद्यार्थियों को अमेरिका, न्यूयॉर्क शहर में जोड़ा और अलग अलग विषयों पर उपन्यास कंटिन्यूस उनके हम तक आते रहे, जिसमें ऐसे ऐसे विषय जिनको छूना और जिनकी पड़ताल करना एक विशेष क्रिएटिव करेज की मांग करता है। ऐसी सुषम बेदी जी के साथ साथ एक नई सोच और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव हमारे साथ बांटने वाले डॉक्टर राहुल बेदी जी भी पधारे। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए इस वादे के साथ कि कल फिर आपके साथ होंगे लेकर इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास। गुड नाइट।